क्लास में हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हेडिंग डाल के यहीं पे छोड़ दिए थे, तो आज हम उसी के जस्ट आगे से बात करते हैं। लास्ट टाइम आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग के बारे में पढ़ा था, उसके अलावा हमने टैक्सोनॉमी के बारे में बताया, सिस्टमैटिक्स के बारे में बताया। आगे हम अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं। तो जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होता है, तो ये रियल में टैक्सोनॉमी एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता है। टैक्सोनॉमी में कई सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ पे एक शब्द यूज होता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की में बेटा हम नीचे से ना ऊपर की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इन्वॉल्व्ड हायरार्की ऑफ स्टेप्स। तो आप इसमें देखेंगे 7 ओब्लिगेट कैटेगरीज होता है प्लस 12 इंटरमीडिएट कैटेगरीज। इंटरमीडिएट का मतलब ये है कि ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन आप किसी भी प्लांट या एनिमल का क्लासिफिकेशन करेंगे, टैक्सोनॉमी करेंगे, तो 7 कैटेगरीज आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं हम ऑब्लिगेट कैटेगरीज। तो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज मिलेगा आपको। इसके अलावा 21 इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी हो सकते हैं। तो क्या क्या है ऑब्लिगेट कैटेगरीज में हम देख लेते हैं। जैसे आपको सबसे पहले है यहाँ पे किंगडम, फाइलम या फिर डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है। जो फाइलम होता है ना, फाइलम ये इन एनिमल्स में यूज करते हैं फाइलम, और डिवीजन होता है इन प्लांट्स, ये प्लांट में होता है। तो इसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इसमें आप देखेंगे ना, हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ऐसे नीचे से हम ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ये जो स्पीसीज होता है ना, ये है लोवेस्ट कैटेगरी, ये सबसे नीचे का कैटेगरी है, लोवेस्ट कैटेगरी है। इसको हम बोलते हैं रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं हम इस स्पीसीज को। ये जो किंगडम होता है, किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी है, हाईएस्ट कैटेगरी। तो नीचे से ऊपर हम हायरार्की में ना नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो एक चीज आपको याद रखना है कि जो हायरार्की होता है, हायरार्की में ऊपर वाला अपने से जस्ट नीचे वाले के एग्रीगेशन से बनता है, कलेक्शन से बनता है। जैसे आप ये देखें, अगर हम बोले कि जीनस क्या है, जीनस स्पीसीज के एग्रीगेशन से बनता है, इंटरैक्शन से बनता है। फैमिली जीनस के इंटरैक्शन से बनता है, ऑर्डर फैमिली के इंटरैक्शन से बनता है, क्लास ऑर्डर के इंटरैक्शन से बनता है, फाइलम या डिवीजन क्लास के इंटरैक्शन से बनता है, किंगडम फाइलम या डिवीजन के इंटरैक्शन से बनता है। तो हायरार्की में जो ऊपर वाला होता है ना, जस्ट ऊपर वाला अपने से जस्ट नीचे वाले के इंटरैक्शन से बनता है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप अगर स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाइए, हायरार्की में अगर एक एक स्टेप बढ़ते जाइए, तो नीचे से ऊपर जाने पे डाइवर्सिटी बढ़ता है, डाइवर्सिटी बढ़ेगा, एरो ऊपर है, डाइवर्सिटी बढ़ेगा, आप देखेंगे। जनरल कैरेक्टर्स ये भी बढ़ेगा। जनरल कैरेक्टर का मतलब जो कॉमन कैरेक्टर ना हो, सिमिलर कैरेक्टर ना हो। प्रॉब्लम इन क्लासिफिकेशन एंड डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप, ये भी बढ़ेगा, प्रॉब्लम भी बढ़ेगा। लेकिन
सिमिलैरिटी, स्पेसिफिसिटी, specificity means special characters, number of common characters, ये सब आप देखेंगे ना, ये डिक्रीज होगा, ये कम होगा। तो आप नीचे से ऊपर जाएंगे ना, डायवर्सिटी बढ़ेगा। आप देखिए ना, स्पीशीज में, पर्टिकुलर स्पीशीज में कितने ऑर्गेनिजम्स होंगे? कम होंगे। लेकिन किंगडम मतलब पूरा का पूरा किंगडम, पूरा प्लांट किंगडम मतलब दुनिया के सारे प्लांट, एनिमल किंगडम मतलब दुनिया के सारे एनिमल्स। तो किंगडम तो बहुत बड़ा हो गया। तो नीचे से ऊपर जाने पे ना क्या क्या बढ़ रहा है, क्या क्या घट रहा है, ये हमने लिख दिया है, क्या क्या डिक्रीज होगा। तो इसमें हम एक एक करके हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे स्पीशीज के बारे में। एक टर्म यूज होता है बच्चों, कैटेगरी, कैटेगरी को ही हम रैंक बोलते हैं। और एक टर्म यूज होता है टैक्सॉन। टैक्सॉन का प्लूरल जो होता है टैक्सा होता है, टैक्सा। जैसे कैटेगरी जो होता है ना, कैटेगरी या रैंक, each step in classification represent a category। आप देखेंगे ना, जो क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन का हर एक स्टेप जो होता है वो किसी न किसी कैटेगरी को दिखाता है। जैसे आपको पता है 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी होता है। तो किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। तो ये 7 ना, ये 7 कैटेगरीज हो गया। याद रखना, ये अलग अलग 7 कैटेगरी हो गया। अब इसके सामने जो आएगा, इसके सामने जो आएगा वो कोई ना कोई टैक्सॉन या टैक्सा होगा। प्लूरल होता है टैक्सा। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो आप देखेंगे किंगडम एनिमलिया, ह्यूमन का जो टैक्सॉन है ना, किंगडम एनिमलिया हो गया। फाइलम कॉर्डेटा हो गया। क्लास मैमेलिया हो गया। ऑर्डर प्राइमेटा हो गया। फैमिली आपकी फैमिली है होमिनिडी। जीनस है होमो। स्पीशीज है सेपियंस, सेपियंस। तो यहां पे ये देखना बेटा, जैसे इधर कैटेगरी कितने हैं टोटल 7, तो हर एक कैटेगरी के सामने उसका जो यूनिट आ रहा है ना वो टैक्सॉन है। तो ये सातों क्या है? ये कैटेगरी है। ये सातों क्या है? टैक्सॉन है। तो टैक्सॉन क्या है? कैटेगरी के जो जस्ट सामने आएगा ना वो टैक्सॉन है। तो इसको अगर हमको डिफाइन करना हुआ तो हम बोल सकते हैं टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक और कैटेगरी कॉल्ड टैक्सॉन। टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक और कैटेगरी कॉल्ड टैक्सॉन। और ये भी याद रखना 7 कैटेगरी है तो 7 टैक्सॉन भी है। तो ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट ए टैक्सॉन। ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट्स ए टैक्सॉन। ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट अ टैक्सॉन। जैसे हम बोल दें होमिनिडी क्या है? होमिनिडी, होमिनिडी टैक्सॉन है उस कैटेगरी का जिसका नाम है फैमिली। ध्यान देना। प्राइमेटा क्या है? प्राइमेटा टैक्सॉन है कैटेगरी ऑर्डर का।
होमो क्या है? टैक्सॉन है कैटेगरी जीनस का, तो ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट अ टैक्सॉन। तो ये जो बेटा कैटेगरी होता है, कैटेगरी इज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। कैटेगरी को हम बोलते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और जो टैक्सॉन होता है, टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये सातों कैटेगरी क्या है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सातों कैटेगरी आप देखोगे ना यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। लेकिन अगर इसमें पूछे बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तब बेस पे सबसे क्या है? स्पीशीज है। तो स्पीशीज है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये है हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बाकी 7 के सातों यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसमें नीचे है वो बेसिक यूनिट है। तो ये हमने ना ह्यूमन का ये क्लासिफिकेशन कर रखा है, टैक्सोनॉमी यहां पे कर रखा है। तो आप इसमें देखेंगे जो फैमिली होता है ना, जो फैमिली होता है, इसके लिए एक सफिक्स यूज होता है, सफिक्स एसी इन प्लांट्स और ईडी इन एनिमल्स। जैसे आप ये बताएं, आपकी फैमिली क्या है? आपकी फैमिली होमिनिडी फैमिली है ना, ये नहीं आप बोल दो यादव फैमिली है हमारी ना, आपकी फैमिली है होमिनिडी, ह्यूमन का फैमिली है होमिनिडी। तो लास्ट में देखिए IDAE लगा होता है। जैसे म्यूसिडी, डॉग वाली फैमिली कैनिडी, कैट वाली फैमिली फेलिडी, लास्ट में IDAE जरूर लिखा होगा। तो एनिमल में जितने भी फैमिली होंगे ना, लास्ट में फैमिली का सफिक्स IDAE जरूर लगा होगा। और प्लांट जितने भी होंगे ना, सब में फैमिली का सफिक्स AC जरूर लिखा हुआ होगा। पहले प्लांट में बहुत सारे फैमिली ऐसे भी थे जिसके नाम में ना AC नहीं लिखा हुआ था, जैसे कंपोजिटी, तो उसको ICBN ने नया नाम क्या रख दिया? एस्टेरेसी फैमिली। और जैसे ग्रेमिनी फैमिली, गेहूं चावल वाली, अनाज वाली फैमिली, नया नाम क्या है? पोएसी फैमिली। लेग्यूमिनोसी, AC नहीं लगा है लास्ट में, लेग्यूमिनोसी, आप इस पर लिख के देख लीजिए। नया नाम क्या है उसका? फेबेसी फैमिली था, फेबेसी, पेपिलियोनेसी, AC अब लग गया है। तो अब प्लांट की कोई ऐसी फैमिली नहीं होगी जिसमें AC न लगा हो। ऐसे ही एनिमल में आप देखोगे ना IDAE, ED जरूर लिखा हुआ होगा। ऐसे ही आप देखेंगे ऑर्डर का जो सफिक्स होता है एल्स होता है, एल्स प्लांट में, इन प्लांट्स। और एनिमल्स में ऐसा कोई स्पेसिफिक सफिक्स यूज नहीं होता है। ऑर्डर में लेकिन फिक्स है कि एल्स जरूर होगा, पॉलीमोनियल्स, सेपिंडेल्स, ओएल्स, एल्स जरूर लिखा हुआ होगा। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे नीचे क्या था? स्पीशीज था। तो स्पीशीज लोवेस्ट कैटेगरी है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, और रियल इसलिए बोलते हैं ना, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो 7 कैटेगरी था उसमें रियल में किसका एग्जिस्टेंस है? स्पीशीज का ही रियल में एग्जिस्टेंस होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोला जाता है। और स्पीशीज है क्या? स्पीशीज को डिफाइन करना थोड़ा सा चैलेंजिंग काम है, बड़ा मुश्किल काम है। तो स्पीशीज को अगर हम देखें ना, तो बेसिकली अगर हम बोले स्पीशीज क्या है, तो स्पीशीज आर group of organisms having morphological and fundamental similarities, and can be differentiated from others on the basis of morphological differences। मतलब आप देखोगे कि अगर एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर आपको ऑर्गेनिजम्स दिखे कि मार्फोलॉजिकली एक जैसे हैं, दिखने में एक जैसे हैं, फंडामेंटल चीजें, बेसिक चीजें उनकी एक जैसी हैं, लेग्स, हैंड्स, आईज जो भी है ना, ये स्ट्रक्चर एक जैसा दिखे, फंडामेंटल चीजें आपको एक जैसा दिखे, तो आप ये समझ लेना कि ये एक स्पीशीज के होंगे, एक स्पीशीज के होंगे।
तो स्पीसीज को डिफाइन करना बड़ा चैलेंजिंग काम है। तो बहुत सारे लोगों ने स्पीसीज का कंसेप्ट दिया, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ, सबसे ज्यादा मकबूल हुआ, वो था बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट ये सबसे ज्यादा फेमस हुआ है, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। कई लोगों ने स्पीसीज कंसेप्ट दिया, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस यही हुआ है। इसको दिया था गिवन बाय अर्स्ट मेयर। अर्स्ट मेयर साहब ने दिया था बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। इनको हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोलते हैं। मेयर साहब को बोला जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो ये जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट था, इसका बेसिस था रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इसका बेसिस था रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ओके, और आप देखेंगे जो स्पीसीज है, स्पीसीज की खासियत क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ध्यान देना है आपको। स्पीसीज का खासियत क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। स्पीसीज जो होता है जेनेटिकली क्लोज्ड सिस्टम होता है। स्पीसीज इज जेनेटिकली क्लोज्ड सिस्टम और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर स्पीसीज। तो क्या है, आप ये देखिए, स्पीसीज जेनेटिकली क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम का मतलब ये है कि सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स के बीच में ही आपस में जीन का ट्रांसफर हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है, जीन फ्लो हो सकता है। किसी दूसरे स्पीसीज का कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लीजिए दो स्पीसीज है, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी। स्पीसीज ए में 10 इंडिविजुअल्स हैं, बी में भी 10 इंडिविजुअल्स हैं। तो स्पीसीज बी का कोई इंडिविजुअल अगर सोचे कि ए वाले के साथ में जीन ट्रांसफर कर ले, या ए वाले का कोई इंडिविजुअल सोचे कि हम बी वाले के साथ में जीन ट्रांसफर कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। ए वाले के लिए बी वाला सिस्टम क्लोज्ड है, बी वाले के लिए ए वाला सिस्टम क्लोज है, इसलिए बोलते हैं जेनेटिकली क्लोज सिस्टम। और ए वाले से बी वाला रिप्रोडक्टिवली डिफरेंट है, आइसोलेटेड है, और बी वाले से ए वाला रिप्रोडक्टिवली डिफरेंट है। तो ए वाला बी से और बी वाला ए से जीन ट्रांसफर नहीं कर पाता है ना, इसलिए बोलते हैं क्लोज सिस्टम और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर। तो हम डिफाइन करते हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट क्या था। ग्रुप ऑफ interbreeding organisms, in which free flow of genes occur under natural conditions and produce fertile offsprings. ये इसका डेफिनेशन है कि अगर मान लीजिए दो ऑर्गेनिज्म हैं और उनके बीच में जीन का ट्रांसफर हो रहा है। जीन का ट्रांसफर कैसे होता है, गैमेट से होगा, और क्या, जीन का ट्रांसफर हो रहा है और उनसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है। अगर दो ऑर्गेनिज्म है, उनसे उनके बीच में इंटरब्रीडिंग हो रहा है और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है फर्टाइल, तो आप समझ लेना कि वो दोनों ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीसीज के रहे होंगे। ये बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट बोलता है। और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल कंसेप्ट है, याद रखना है आपको, ये मोस्ट एक्सेप्टेबल कंसेप्ट है। ये अलग बात है कि इसके भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, लेकिन ये सबसे एक्सेप्टेबल कंसेप्ट है बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। अब जैसे मान लीजिए म्यूल है, हिंदी है, लाइगोन है, टाइगोन है, ये सब आप देखिए ना, इन सब पे तो ये कंसेप्ट अप्लाई होगा ही नहीं। ऐसे जो
एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है उनके ऊपर ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी जो ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग बनेगा वो भी तो कोई ना कोई स्पीसीज होगा ही होगा ना, तो उनके ऊपर ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो पाता है, ये एक्सेप्शंस है। स्पीसीज के बाद आता है जीनस। जीनस या जेनरा हम बोलेंगे इसको। तो जीनस क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज होता है जीनस। जीनस दो टाइप का है, टू टाइप्स, मोनोटिपिक और पॉलीटिपिक, दो टाइप का है। मोनोटिपिक का मतलब होता है जीनस हैविंग ओनली सिंगल स्पीसीज। पॉलीटिपिक का मतलब है मोर देन वन स्पीसीज। तो देखिए जैसे यहां पे एग्जांपल हमने ले दिया, होमो हो गया, एक जिम्नोस्पर्म का प्लांट है जिंको। तो आप इसमें देखेंगे बेटा, होमोजीनस में सिर्फ एक ही स्पीसीज है सेपियंस, जिंको जीनस में सिर्फ एक ही स्पीसीज है बाइलोबा। होमोसेपियंस, जिंको, बाइलोबा, तो ये दोनों कैसे जीनस हो गए? मोनोटिपिक जीनस हो गए। होमो आप देखिए, होमोसेपियंस, आप ये मत देखिएगा कि होमो इरेक्टस भी था, होमो हैबिलिस भी था। अरे यार, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है? होमोसेपियंस है ना। होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस ये तो इंटरमीडिएट या इवोल्यूशनरी स्टेज था, वो कोई परमानेंट स्टेज तो था नहीं ह्यूमन का। तो होमोसेपियंस और जिंको बाइलोबा ये दोनों ना मोनोटिपिक जीनस है। पॉलीटिपिक में बहुत सारे हैं, जैसे सोलेनम है, पैंथेरा है, ये सब जो होता है ना ये पॉलीटिपिक है। सोलेनम में सोलेनम, ट्यूबरोसम, मेलोंजेना, बहुत सारे हो गए स्पीसीज। पैंथेरा, लियो, टिग्रिस, पार्डस, बहुत सारे यहाँ पे हो गए। तो जैसे आप देखिए, जीनस है पैंथेरा, ठीक है। पैंथेरा जीनस में पैंथेरा, लियो, पार्डस और टिग्रिस ये है। पार्डस जो होता है ना ये लेपर्ड होता है, ये लॉयन है, ये टाइगर है। तो पैंथेरा जीनस है, उसमें ये हमने स्पीसीज दिखा दिया। और ऐसे ही आप देखेंगे सोलेनम जीनस में सोलेनम, निग्रम, ट्यूबरोसम, मेलोंजेना, ये मकोए होता है, ये पोटैटो है और ये ब्रिंजल है। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है जो एक ही जीनस सोलेनम में आता है। ऐसे आप देखें, अगर कैनिस हेमिलियरिस और इधर कैनिस ल्यूपस, ये डॉग है, ये वोल्फ होता है, भेड़िया होता है। तो आप अगर देखेंगे ना, अगर आप डॉग को वोल्फ से कंपेयर करें, फेमिलियरिस को ल्यूपस से कंपेयर करें, तो इनके बीच में ना कॉमन कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा। और फेमिलियरिस को अगर हम टिग्रिस से कंपेयर करें तो इनके बीच में कॉमन कैरेक्टर कम होगा। इनके बीच में कॉमन कैरेक्टर कम है तभी तो अलग अलग जीनस में है, और इनके बीच में कॉमन कैरेक्टर ज्यादा है तभी तो एक ही जीनस में रखा हुआ है। तो स्पीसीज जीनस क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज व्हिच हैव मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन एज कंपेयर्ड टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। जैसे इनके बीच में ग्रुप ऑफ रिलेटेड, ये कैनिस है, कैनिस में दो स्पीसीज है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज है ये, तो इनके बीच में कॉमन कैरेक्टर ज्यादा है और इन तीनों के बीच में कॉमन कैरेक्टर ज्यादा है। लेकिन अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो इनके बीच में कॉमन कैरेक्टर कम होगा, तभी तो इन दोनों को अलग अलग जीनस में रखा गया है ना। तो एक जीनस में जितने भी स्पीसीज होंगे उनके बीच में कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसीलिए उनको अदर ग्रुप से, अदर जीनस से बाहर रख दिया गया है। अगर एक ही जीनस में है तो उनके बीच में कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होगा।
जीनस के बाद आता है फैमिली। फैमिली क्या है? फैमिली है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा या जीनस। और ये जो फैमिली है ये कॉमन कैरेक्टर आप अगर देखें, कॉमन कैरेक्टर्स लेस इन नंबर एज कंपेयर्ड, ध्यान देना, कॉमन कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर्ड टू जीनस एंड स्पीसीज। क्योंकि आप ना स्पीसीज, फिर उसके ऊपर जीनस, फिर उसके ऊपर फैमिली, आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हो और नीचे से ऊपर की तरफ जाते जाओगे ना, तो ऑर्गेनिज्म के बीच में नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स वो कम होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। तो फैमिली लेवल पे आप देखेंगे तो जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स है ना जीनस और स्पीसीज की तुलना में वो कम होगा। तो इन प्लांट्स जो फैमिलीज है, फैमिलीज जो बनते हैं आर बेस्ड ऑन बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। प्लांट में जो फैमिलीज बनाया जाता है वो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड होता है। मतलब हम जैसे मान लीजिए सोलेनेसी फैमिली है, तो सोलेनेसी फैमिली में जो प्लांट रखे हुए होंगे ना, जैसे पोटैटो है, टोमेटो है, ब्रिंजल है, पिट्यूनिया है, धतूरा है, तो ये सब जो प्लांट रखे हुए होंगे सोलेनेसी फैमिली में, तो उनका वेजिटेटिव कैरेक्टर, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, इन सब को कंपेयर करके सिमिलरिटी को देख कर ना फैमिली, एक ही फैमिली सोलेनेसी में रखा गया है। तो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों कैरेक्टर्स के बेसिस पे फैमिलीज बनाया जाता है। हम यहाँ पे एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमने बोला कि फैमिली क्या है? फैमिली ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस या जेनेरा होता है। एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली में हम कुछ यहाँ पे जीनस दिखा देते हैं, जैसे सोलेनम, पिट्यूनिया और धतूरा। सोलेनम, पिट्यूनिया और धतूरा, ये तीन अलग अलग जेनरा है जो एक ही फैमिली सोलेनेसी में रखा गया। किस बेसिस पे? वेजिटेटिव कैरेक्टर, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर दोनों के बेसिस पे। और प्लांट है तो प्लांट का रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर क्या होगा? फ्लावर वाला कैरेक्टर, फ्लोरल कैरेक्टर उसका रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होता है। ऐसे ही आप देखेंगे एक फैमिली है फेलिडी, एनिमल की फैमिली है फेलिडी। आप देखिए इसमें पैंथेरा और फेलिस, पैंथेरा और फेलिस ये दोनों आ गए ना। पैंथेरा वही लॉयन टाइगर वाला जीनस, और फेलिस होता है फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका का लोकल कॉमन नेम है कैट। कैट का साइंटिफिक नेम होता है फेलिस डोमेस्टिका। तो बेटा फेलिस और पैंथेरा, कैट हो गया, लॉयन टाइगर हो गया, उन सबका फैमिली एक ही परिवार के हैं। ध्यान देना, जीनस और स्पीसीज अलग है, उनका फैमिली एक ही है, फेलिडी। फैमिली के बाद हम थोड़ा सा ऊपर पहुंचते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, जब रिलेटेड फैमिलीज आपस में इंटरेक्ट करते हैं ना तो बनता है ऑर्डर। ऑर्डर जो होता है, यहां पे आप देखेंगे सिमिलर कैरेक्टर्स और भी कम हो जाएंगे, लेस इन नंबर, और भी डिक्रीज होते जाएंगे क्योंकि आप नीचे से ऊपर जा रहे हो। तो ऑर्डर जो होता है ना, ऑर्डर में सिमिलर कैरेक्टर और भी कम होंगे स्पीसीज, जीनस और फैमिली के रेस्पेक्ट में। लेकिन ध्यान दो, ऑर्डर किसके नीचे है? किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, इन तीनों के नीचे है। तो ऑर्डर में कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होगा अपने से ऊपर की जो तीनों हैं इनकी तुलना में। किंगडम, फाइलम, क्लास की तुलना में ऑर्डर में कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होगा, लेकिन अपने से नीचे वाले में, ऑर्डर के नीचे जितने हैं ना उनकी तुलना में इसमें कॉमन कैरेक्टर कम होगा। तो सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर। और ये प्लांट में ना जो ऑर्डर जो बनता है मेनली बेस्ड ऑन
फ्लोरल कैरेक्टर्स जो फ्लावर वाला कैरेक्टर होता है उसके बेसिस से प्लांट में मेनली ऑर्डर बनाया जाता है। एक दो एग्जांपल हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे एक ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स, एल्स लगा होता है सफिक्स, इसमें दो फैमिली हम दिखा देते हैं, सोलेनेसी फैमिली और कन्वोल्वुलेसी फैमिली। सोलेनेसी और कन्वोल्वुलेसी फैमिली। सोलेनेसी में एक प्लांट है पोटैटो, इसका एक प्लांट हम एग्जांपल ले लेते हैं पोटैटो, इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं स्वीट पोटैटो। तो देखिए बेटा जरा, पोटैटो और स्वीट पोटैटो इन दोनों का फैमिली अलग है, ऑर्डर एक ही है, पॉलीमोनियल्स। तो एक क्वेश्चन बन गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया कि पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो आर प्लेस्ड इन तो चार ऑप्शन बनेगा, उसमें सही ऑप्शन क्या होगा? डिफरेंट फैमिलीज बट सेम ऑर्डर। ध्यान देना, डिफरेंट फैमिलीज बट सेम ऑर्डर। अब क्वेश्चन दे दे किस बेसिस पे, या ऐसे क्वेश्चन दे दे पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो आर प्लेस्ड इन डिफरेंट फैमिलीज बट सेम ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ, आंसर क्या होगा? फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे। फ्लोरल कैरेक्टर मतलब फ्लावर, सेपल, पेटल्स, इन सब के बेसिस पे। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं एनिमल का, कार्निवोरा। एक ऑर्डर है कार्निवोरा, इसमें हम फैमिली दिखा देते हैं फेलिडी बिल्ली वाली फैमिली, कैनिडी डॉग वाली फैमिली, वुल्फ वाली फैमिली। आप देखेंगे कैनिडी तो फेलिडी कैट वाली फैमिली, तो इसमें कैट है, लॉयन है, टाइगर है, ये सब आ जाएगा। इसमें डॉग है, ये सब आ गया। तो इसकी फैमिली अलग है, इसकी फैमिली अलग है, लेकिन ऑर्डर क्या है? सेम है, कार्निवोरा। ऑर्डर तो सेम है ना, कार्निवोरा। अब हम बात करते हैं क्लास के बारे में। क्लास क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स जो होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं क्लास। तो एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे क्लास है मैमेलिया क्लास में बहुत सारे ऑर्डर हैं, इसमें हम एक दो की बात कर लेते हैं। जैसे प्राइमेटा और कार्निवोरा। तो प्राइमेटा में मैन है, मंकी है, गोरिल्ला ये सब आ गया। कार्निवोरा में कैट है, डॉग है, लॉयन है, टाइगर है, ये सब आ गया। तो आप देखेंगे ना, ये प्राइमेटा में है, ये दोनों ऑर्डर है, इनका क्लास है मैमेलिया। सब में ना मेमोरी ग्लैंड होता है, ये बच्चे को मिल्क फीडिंग करते हैं, इनमें मेमोरी ग्लैंड होता है। तो ये दो अलग अलग ऑर्डर है, एक ही क्लास में रखा गया है मैमेलिया में। ऐसे ही अगर एक एग्जांपल हम और ले लें प्लांट में तो प्लांट में आप देखिए, जैसे डाइकोटिलेडनी ध्यान देना, डाइकोटिलेडनी, मोनोकोटिलेडनी। तो जैसे हमने यहां ले लिया डाइकोटिलेडनी, ये क्लास है, इसमें पॉलीमोनियल्स, सैपिंडल्स, ये दो अलग अलग ना ऑर्डर हो गया। ये दो अलग अलग ऑर्डर एक ही क्लास में रखा गया है डाइकोटिलेडनी में। फाइलम या डिवीजन, इसमें आप देखेंगे जैसे एक फाइलम है कॉर्डेटा,
तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। कई सारे जो क्लासेस होते हैं आपस में एग्रीगेट होते हैं तो बनता है फाइलम या डिवीजन। कॉर्डेटा है, तो कॉर्डेटा में, कॉर्डेटा क्या है, फाइलम है, इसमें बहुत सारे क्लासेस आएंगे जैसे परम। ये परम हमने जो सीक्वेंस बताया है इवोल्यूशन के बेसिस पे बताया है। परम क्या है, परम पाइसेस है, एम्फीबिया, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमेलिया या मैमल्स आप बोल दो। तो ये बर्ड्स होते हैं, ये फिशेस है। तो ये अलग अलग ना, ये 5 क्लासेस हो गया, ये एक ही फाइलम में आता है जिसका नाम है कॉर्डेटा। बेसिस क्या है इनके लाइफ में ना, सबके लाइफ में कहीं ना कहीं आप देखेंगे नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट, न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट। नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट, इनके लाइफ में आपको कहीं ना कहीं ये जरूर मिलेगा। ये तो हमने एग्जांपल लिया था, एक एनिमल का एग्जांपल लिया, एनिमल के फाइलम का एग्जांपल लिया। अगर हम प्लांट में किसी डिवीजन की बात कर लें तो आप देख लीजिए, डिवीजन एंजियोस्पर्मी, जो फ्लावरिंग प्लांट का डिवीजन है एंजियोस्पर्मी है। एंजियोस्पर्मी में एक आपको मिलेगा, 2 क्लासेस मिलेंगे, एक है डाइकोटिलेडनी और मोनोकोटिलेडनी, डाइकोटिलेडनी और मोनोकोटिलेडनी। यहां पे हमने ना 2 क्लासेस दिखा दिया, यहां पे 2 क्लासेस। फाइलम के ऊपर आता है किंगडम। तो किंगडम में क्या है, किंगडम क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम्स या डिवीजन्स। मतलब दुनिया के सारे प्लांट किंगडम प्लांटी में आ जाएंगे, दुनिया के सारे एनिमल्स किंगडम एनिमेलिया में आ जाएंगे, सारे फंजाई फंजाई में आ जाएंगे। ऐसे आप देखोगे ना, तो ये किंगडम हो गया। तो अगले हेडिंग की अगर हम बात करें, ऐसे आप देखोगे बेटा, जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी में आप देखोगे मैन है, हाउस फ्लाई है, मैंगो है, वीट है, इन चारों का क्लासिफिकेशन दे रखा होगा। तो आप उसको ना अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, ध्यान देना, एक बार आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला हेडिंग है टैक्सोनॉमिकल एड्स। यहाँ पे एड का मतलब होता है हेल्प, हेल्प। तो ये हेल्पफुल है, हेल्पफुल इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। ये कहीं ना कहीं टैक्सोनॉमिकल स्टडीज में हेल्पफुल होता है, इसलिए इनको बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो बेटा आप देखोगे ना, जो टैक्सोनॉमिकल एड्स है, इसमें जैसे आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है HBMZK, हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क और टैक्सोनॉमिक कीज आप पढ़ोगे। तो बेटा आप देखोगे ना, ये सब जो टैक्सोनॉमिकल एड्स है, यहाँ पे आप देखोगे ना कि प्लांट है, एनिमल है, इन सब के स्पेसिमेंस का कहीं ना कहीं आप देखोगे या तो कंजर्वेशन होगा या तो प्रिजर्व किया जाएगा, प्रिजर्वेशन होगा। अगर लिविंग है तो हम कंजर्व करते हैं, डेड को हम प्रिजर्व करते हैं। तो यहाँ पे कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन होगा प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेंस का, और उसको फ्यूचर में यूज किया जाएगा जब किसी प्लांट या एनिमल का टैक्सोनॉमी करना हुआ तब, इसलिए इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ plants and animal
एनिमल specimens are prime source of taxonomic studies। तो यहाँ पे जो हम प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेंस को हम कलेक्ट कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, दे आर द मेन सोर्स, प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज। इसको हम यूज करेंगे ना, इनका यूज किया जाएगा, जो टैक्सोनॉमिकल एड्स है यूज किया जाएगा, यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज, इनको आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए यूज किया जाता है टैक्सोनॉमिकल एड्स को। तो हम बात करते हैं, और आपको पता है आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या था? टैक्सोनॉमी का पार्ट था, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, उसका एक पार्ट था ये। तो इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम आपने कभी बनाया हो तो जो हर्बेरियम होता है ये यहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है, प्रिजर्वेशन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंस। यहाँ पे ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंस को प्रिजर्व किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ प्लांट होता है, एनिमल नहीं होता, सिर्फ प्लांट होता है। वो ड्राइड होगा, प्रेस्ड होगा, प्रिजर्व होगा, उसको हम सीड के फॉर्म में, प्लांट स्पेसिमेंस इन सीड्स, पेपर में, सीड में हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। जो हर्बेरियम होता है, हर्बेरियम का जो सीड होता है, इसका अगर हम साइज देखें तो 41 इंटू 29 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप देखेंगे 16 हाफ इंटू 11 हाफ इंच स्क्वायर होता है, इतना इनका साइज है। तो हर्बेरियम में बेटा आप देखोगे ना, जैसे आपके पास कोई फाइल है तो आपने देखा होगा हर्बेरियम का, तो ऐसे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, ऐसे दोनों साइड में पेजेस होते हैं। तो लेफ्ट साइड में ना जो प्लांट का सैंपल होगा, प्लांट, ड्राइड प्लांट सैंपल लगा हुआ होगा, ड्राइड प्लांट सैंपल लगा हुआ होगा यहाँ पे। और राइट साइड में जो होता है ना, लेफ्ट साइड में सैंपल हम स्टिच कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। राइट साइड में हम उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उस प्लांट के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होगा, उसका हम क्लासिफिकेशन भी करते हैं, ध्यान देना, उसका हम क्लासिफिकेशन भी करते हैं। और जो हर्बेरियम सीट होता है, हर्बेरियम पेपर होता है, हर्बेरियम सीट में आप देखोगे उस पर्टिकुलर प्लांट का लोकल या कॉमन नेम रहेगा, उसका इंग्लिश में क्या नाम रहेगा, इंग्लिश नेम रहेगा, उसका फैमिली वाला नेम रहेगा, लोकल या कॉमन नेम, इंग्लिश नेम, फैमिली नेम उसका रहेगा। ऐसे ही आप देखेंगे डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, और नेम ऑफ कलेक्टर, जिस बंदे ने सैंपल कलेक्ट किया, हर्बेरियम बनाया है, उसका भी नाम होगा, किस तारीख में, किस जगह से आपने प्लांट लिया था वो भी होगा। लेकिन ध्यान देना, हर्बेरियम सीट में क्या नहीं होगा, प्लांट का हाइट हो गया, प्लांट का वेट हो गया, कितना वजन था, कितना लंबाई था, ऐसा इंफॉर्मेशन हर्बेरियम सीट में नहीं होता है। ये सारा इंफॉर्मेशन होता है, ये नहीं होता है बेटा, ध्यान देना, ये सब इंफॉर्मेशन नहीं होता है।
स्टेप्स इन मेकिंग हर्बेरियम। अगर हम देखें कि हर्बेरियम बनाने में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं, अगर हम इसकी बात करें स्टेप्स इन मेकिंग हर्बेरियम, तो आपको ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देना है। CDP-MS-LD 7 स्टेप्स इन्वॉल्व है। CDP-MS-LD याद कर लेना, सीक्वेंस है इनका CDP-MS-LD। कलेक्शन, ड्राइंग, पॉइजनिंग, माउंटिंग, स्टिचिंग, लेबलिंग और डिपोजिशन, इतने स्टेप्स इन्वॉल्व है यहाँ हर्बेरियम बनाने में। तो कलेक्शन का मतलब यह है बेटा कि जो प्लांट का सैंपल है उसका कलेक्शन करना, उसको आप इकट्ठा कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं कलेक्शन। प्लांट सैंपल आप इकट्ठा कर रहे हो तो वो डिपेंड करता है किस पार्ट को हम लेंगे, डिपेंड करता है प्लांट किस टाइप। अगर वो हर्बेसियस प्लांट है तो उसको हम अंडरग्राउंड रूट वाला पार्ट भी ले सकते हैं। अगर वुडी प्लांट है, हार्ड प्लांट है, तो उसका सॉफ्ट पार्ट लेंगे, लीफ है, फ्लावर है, ये हम लेंगे। ड्राइंग का मतलब है जो सैंपल आपने लिया है उसमें से मॉइस्चर को हटाना, क्योंकि आपको उसको कहाँ चिपकाना है, पेपर में चिपकाना है। अगर ऐसे ग्रीन रहेगा, बिल्कुल फ्रेश रहेगा, आप पेपर में लगा दोगे तो पेपर ब्लैक सा हो जाएगा, प्लांट का मॉइस्चर उस पर आ जाएगा, मॉइस्चर लगने से फंगस लग गया, कीड़े लग गए तो बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फट जाएगा। तो ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग के लिए हम सिंपल सा न्यूज़पेपर लेते हैं, पेपर के बीच में रख के उसको प्रेस कर देते हैं। पॉइजनिंग किया जाता है, 0.1% HgCl2 सब्लिमेट होता है, उसके सॉल्यूशन का स्प्रे कर देते हैं ताकि मतलब माइक्रोब्स वगैरह उस पर ना लगे। बाकी माउंटिंग है, स्टिचिंग है, लेबलिंग है। स्टिचिंग का मतलब यही है कि आप उसको ना पेपर में स्टिच कर दिए, आप लगा दिए, अटैच कर दिए, ग्लू कर दिए। लेबलिंग आप रूट स्टेम लीफ कहाँ पे क्या लेबल कर दिए। डिपोजिशन का मतलब ये होता है, डिपोजिशन का मतलब है अरेंज करना और क्लासिफाई करना। क्लासिफिकेशन आप कर दो अकॉर्डिंग टू एन universally accepted system of classification, universally accepted system of classification, universally accepted system of classification। इसके हिसाब से आप ना जो प्लांट आपने लिया उसका क्लासिफिकेशन कर दो। और इसके लिए हम बेटा अपने यहाँ जैसे ना बहुत ही मकबूल है, बहुत ही फेमस है, बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन। दो लोग थे, बेंथम एंड हुकर, इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। एक किताब लिखा था जेनेरा प्लांटेरम। तो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से आप उसका क्लासिफिकेशन कर दो। तो कुछ इंपॉर्टेंट हर्बेरियम है जिसका हम आपको एग्जांपल बता दें। जैसे एक है रॉयल बोटेनिकल गार्डन। रॉयल बोटेनिकल गार्डन ये क्यों इंग्लैंड में है, इंग्लैंड। ये बोटेनिकल गार्डन भी है, हर्बेरियम भी है। हर्बेरियम एक छोटा सा रूम में भी आप हर्बेरियम बना सकते हो। तो ये बोटेनिकल गार्डन है जहाँ पे हर्बेरियम बना रखा है, बहुत सारे प्लांट सैंपल वहाँ पे हैं। ये लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे बड़ा हर्बेरियम है, इंग्लैंड में है। ऐसे ही सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम ये कलकत्ता में है, अब कोलकाता हम बोलते हैं। ऐसे ही हर्बेरियम ऑफ FRI, हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये देहरादून में है। ऐसे बहुत सारे हैं। यहाँ हर्बेरियम है NVRI लखनऊ में है ना, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ भी अपना हर्बेरियम है। तो बहुत सारे हैं ऐसे हर्बेरियम। हर्बेरियम के बाद हम बात कर लेते हैं बोटेनिकल गार्डन के बारे में। बोटेनिकल गार्डन जो होता है यहाँ पे ना लिविंग प्लांट
स्पेसिमेंस होते हैं, स्पेसिमेंस फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी एंड रेफरेंस, फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी एंड रेफरेंस। बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट स्पेसिमेंस होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी एंड रेफरेंस। तो यहाँ पे ना कंजर्वेशन किया जाता है, प्लांट का कंजर्वेशन किया जाता है, और जितने भी प्लांट लगे होंगे ना उनके ऊपर कोई ना कोई लेबल लिखा होगा, मतलब ऐसे एक लेबल चिपका होगा, अटैच होगा, कील से लगा देंगे या चिपका देंगे। तो जो लेबल होगा, लेबल कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ, लेबल पे फैमिली नेम और उसका बोटेनिकल नेम, साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम लिखा होगा उसका। और यहाँ पे ना कोई अगर चाहे तो स्टडी कर सकता है, प्लांट्स का रिसर्च कर सकता है। तो ये बताइए, जैसे हर्बेरियम है, बोटेनिकल गार्डन, जिसको टैक्सोनॉमिकल एड क्यों बोल दिया, टैक्सोनॉमिकल एड्स क्यों बोल दिया? अरे भाई, जैसे मान लीजिए आपने कभी कोई प्लांट डिस्कवर किया, ठीक है, तो उस प्लांट को आपने ले लिया, अब उसका क्लासिफिकेशन करना है, तो आपने बहुत सारे सैकड़ों प्लांट, हजारों प्लांट का आपने हर्बेरियम बना रखा है। अब आप वहाँ पे जाके और ऐसे ही बोटेनिकल गार्डन में चले गए तो बहुत सारे प्लांट का हर्बेरियम बना रखा है, तो जो नया वाला प्लांट है जिसका आपने डिस्कवरी किया उसका क्लासिफिकेशन करना है, तो आप उसको कंपेयर करो, जो बहुत सारा हर्बेरियम बना रखा है प्लांट, उससे कंपेयर करो, और जिससे मैच कर जाए तो उस नए वाले प्लांट का भी ना क्लासिफिकेशन जो आपने ऑलरेडी कर रखा है पुराने वाले प्लांट से, जिससे मैच कर रहा है, तो नए वाले का भी उसी अकॉर्डिंग आप उसका भी क्लासिफिकेशन कर दो, तो इससे आपका काम बड़ा आसान हो जाता है ना। तो इसलिए देखो, हर्बेरियम में एनसीईआरटी में लास्ट में पॉइंट लिखा है, एनसीईआरटी में हर्बेरियम एक्ट्स एज क्विक रेफरेंस सिस्टम फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडीज, क्विक रेफरेंस सिस्टम फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडीज। तो जैसे आपको जब नया प्लांट मिला तो आपको क्लासिफिकेशन करना है, टैक्सोनॉमी करना है, तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप किसको रेफर किए, आप किसकी तरफ गए, हर्बेरियम की तरफ गए ना, इसलिए इसको बोल दिया कि क्विक रेफरेंस सिस्टम फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडीज। और ये आपका काम बड़ा सिंपल कर देता है, आसान कर देता है। और हर्बेरियम बना के आपने अलमारी में पैक करके रख दिया है फ्यूचर यूज के लिए, इसलिए हर्बेरियम को बोलते हैं, एनसीईआरटी में देखो लिखा है रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज। रिपोजिटरी मतलब एक स्टोर हाउस है जो आगे कभी काम देगा, ये है। और ये जो बोटेनिकल गार्डन होता है बेटा, ये आपने पढ़ा है ex situ कंजर्वेशन मेथड है, ये कंजर्वेशन मेथड, ये ex situ कंजर्वेशन मेथड है। हर्बेरियम, ये जो बोटेनिकल गार्डन है, ये आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट के बाहर रखा गया है प्लांट को, आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट। ये ऑन साइट नहीं है, ऑफ साइड कंजर्वेशन है, इस आउटसाइड कंजर्वेशन है, इसलिए इसको बोल दिया एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड। एग्जांपल हम कुछ हर्बेरियम का ले लें, जैसे रॉयल बोटेनिकल गार्डन, जो अभी हमने बोला था, बोटेनिकल गार्डन याद रखना बेटा, ये दुनिया में सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ये क्यू इंग्लैंड में है, लार्जेस्ट हर्बेरियम है, लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन भी है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ये हावड़ा में है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन ये लार्जेस्ट है इन इंडिया। इसके अलावा एनवीआरआई है, एनवीआरआई लखनऊ में है अपने, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऐसे है लॉयड बोटेनिकल गार्डन, ये दार्जिलिंग में है, लॉयड बोटेनिकल गार्डन, बहुत सारे हैं। बोटेनिकल गार्डन के बाद हम आते हैं जूलॉजिकल पार्क्स की तरफ, तो इसको हम चिड़ियाघर भी बोलते हैं ना, जूज या चिड़ियाघर इसको हम बोलते हैं। तो जूलॉजिकल पार्क जो होता है बेटा, यहाँ पे ये भी ना
एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड है, एक्स सिटू कंजर्वेशन फॉर एनिमल्स। और यहाँ पे बेटा डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं, वाइल्ड एनिमल्स होता है, वाइल्ड एनिमल्स। तो जूलॉजिकल पार्क का जो चिड़ियाघर होता है ना, ये भी एक्स सिटू है, नेचुरल नहीं है, मैन मेड सिस्टम है। हालांकि कंडीशंस मेंटेन किया जाता है नेचुरल की तरह, लेकिन ये एक्स सिटू मेथड है। तो यहाँ पे ना वाइल्ड एनिमल रखा जाता है और वहाँ पे इनका फूड है, हैबिट है, फूड है, हैबिट है, बिहेवियर है, ये स्टडी किया जाता है वाइल्ड एनिमल का। फूड हैबिट बिहेवियर स्टडीड। बिहेवियर मतलब जैसे रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, मतलब ये किस कंडीशंस में रिप्रोडक्शन करेगा, सेम वही कंडीशंस आप वहाँ पे मेंटेन कर दो। अब उसको लगेगा सब कुछ नेचुरल है, वहाँ पे वो रिप्रोड्यूस करेगा, ब्रीड करेगा, तो जाहिर सी बात है उसका नंबर बढ़ेगा ना। तो जो कंजर्वेशन का ऑब्जेक्टिव है तो पूरा ही हो जाएगा। इसके अलावा आप उसको रेफरेंस के तौर पे, जैसे मान लीजिए आप कोई टैक्सोनॉमिस्ट हो, कोई एनिमल आपने डिस्कवर किया, तो जूलॉजिकल पार्क में बहुत सारे एनिमल रखे हुए हैं, तो आपने मान लीजिए कोई एनिमल डिस्कवर किया, तो आप उस एनिमल को ले जाके जूलॉजिकल पार्क में स्टडी कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो बहुत सारे एनिमल से, जिससे कैरेक्टर मैच करे, उस हिसाब से इस नए वाले का भी क्लासिफिकेशन कर सकते हो। तो फूड हैबिट और बिहेवियर स्टडी किया जाता है, जिससे ना कंजर्वेशन में बड़ा हेल्प मिलता है। तो ये तो जूलॉजिकल पार्क तो लगभग बहुत हर जगह होता है। अपने आपकी बनारस में भी सारनाथ में है जूलॉजिकल पार्क है। ये अलग बात है कि वहाँ एनिमल्स बहुत कम है, लेकिन है। तो यहाँ पे ना लिविंग एनिमल्स का कंजर्वेशन किया जाता था। चौथा हम बात करते हैं म्यूजियम। जो म्यूजियम होता है, यहाँ पे आप देखोगे डेड प्लांट स्पेसिमेंस, डेड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस होते हैं, स्पेसिमेंस फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी एंड रेफरेंस। स्टडी और रेफरेंस के तौर पे ना डेड प्लांट स्पेसिमेंस यहाँ पे रखे जाते हैं म्यूजियम में। तो आप देखेंगे बच्चों, स्पेसिमेंस के तौर पे डेड प्लांट स्पेसिमेंस रखे होते हैं। और ये जो म्यूजियम है, सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, आपके स्कूल, आपके कॉलेज में भी, स्कूल में भी म्यूजियम रहा होगा अलग से। कई बार होता है ना, स्कूल वाले लैब में ही अपना म्यूजियम बना लेते हैं। तो यहाँ म्यूजियम में जो स्पेसिमेंस है प्लांट और एनिमल का, यहाँ पे जो प्लांट और एनिमल का स्पेसिमेन होता है, आप देखोगे ना, उसको रख लिया जाता है, केप्ट इन कंटेनर्स, कंटेनर्स जार में रखा होता है, जार में रखा होता है, इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होता है, उसी में रख देते हैं। जैसे आपने देखा होगा फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन में रखा हुआ देखा होगा। जैसे आपने अपने लैब में, स्कूल में देखा था कि कंटेनर था, उसमें लिक्विड था, उसमें कोई एनिमल या प्लांट रखा था, तो फॉर्मेलिन था, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में था। तो वो ना उसका टेक्सचर है, उसका स्ट्रक्चर मेंटेन किए रहता है, उसको डिग्रेड नहीं होने देता है। ऐसे मान लीजिए कोई एनिमल आप 2 दिन रख दो, सड़ जाएगा, बदबू करने लगेगा, तो खराब नहीं होगा। तो जो म्यूजियम है, इसमें एनिमल्स का स्केलेटन्स भी रखा हुआ होता है, यहाँ पे इंसेक्ट्स भी रखे होते हैं। इसके लिए प्रॉपर इंसेक्ट बॉक्स आता है, उसमें रखे होते हैं। तो इंसेक्ट को ना पहले कलेक्ट किया, किल किया, फिर पिल लगा के ना उसी बॉक्स में रख दिया जाता है। इसके अलावा ड्राई स्पेसिमेंस आप देखोगे, ड्राई स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल के आप देखेंगे ना, ड्राई स्पेसिमेंस भी रखे हुए होते हैं। और इसी म्यूजियम में ही आप देखेंगे जो लार्जर एनिमल्स हैं, लार्जर एनिमल्स जैसे बर्ड्स है, मैमल्स है, इनका स्टफिंग किया जाता है, स्टफिंग किया जाता है एंड प्रिजर्वेशन
प्रिजर्वेशन किया जाता है, स्टफिंग एंड प्रिजर्वेशन ये किया जाता है। तो स्टफिंग का मतलब ये है, जैसे आपने कभी मूवी वगैरह में मम्मी देखा हो, मम्मी, तो मम्मी भी क्या है बेटा, मैमल का ही डेड बॉडी तो है, ह्यूमन का ही डेड बॉडी तो है। तो आपने देखा है बड़े बॉक्स में, ताबूत में ह्यूमन का डेड बॉडी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले का रखा हुआ है। तो आपने कभी सोचा नहीं कि 1000 साल पहले का डेड बॉडी रखा है, वो डिग्रेड नहीं होगा क्या, वो खराब नहीं होगा क्या, आपने कभी सोचा हो? तो उसका ना स्टफिंग किया होता है, अंदर से मटेरियल्स जो डिग्रेड होने वाला है ना उसको निकाल दिया, अंदर केमिकल्स बहुत सारे भर दिए, सील कर दिया उसका, बाहर से भी केमिकल्स का लेपन कर दिया, अप्लाई कर दिया और उसको बॉक्स में रख दिया। तो ऐसे हजारों साल पड़ा रहा, वो खराब नहीं हुआ, डिग्रेड नहीं हुआ। जब मैं बीएससी में पढ़ रहा था ना, तो मैंने कबूतर का, पिजन का स्टफिंग किया था, अंदर का मटेरियल उसको कट करके ना, स्टोमक वाला पार्ट, अंदर का मटेरियल बाहर निकाल दिया था, फिर बहुत सारे मटेरियल्स भर के, केमिकल्स वगैरह भर के उसको सीलिंग कर दिया था, उसको सिलाई कर दिया था। तो ऐसे ना काफ़ी टाइम तक अगर वो पड़ा रहेगा तो खराब नहीं होगा, बाहर से भी केमिकल वगैरह उसमें लगा दिया, तो स्टफिंग किया जाता है। तो यहाँ डेड प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन होता है, दोनों होता है यहाँ पे ना, प्लांट और एनिमल दोनों। बाकी बोटेनिकल गार्डन और हर्बेरियम में सिर्फ प्लांट, जूलॉजिकल पार्क में सिर्फ एनिमल, यहाँ पे दोनों था। पांचवा है कीज, टैक्सोनोमिक कीज। जो टैक्सोनोमिक कीज होता है बेटा, ये एक टाइप का टूल है, टूल यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स based on similarities and dissimilarities, और ये जो कीज होता है ना, कीज based on a set of contrasting characters in pair, based on set of contrasting characters in pair called couplet। दो है ना, कपलेट। तो एक की में दो स्टेटमेंट होता है, दोनों कंट्रास्ट होता है, अपोजिट होता है, जिसको हम बोलते हैं कपलेट। तो आप देखेंगे इन एक की में ना दो स्टेटमेंट होगा, 2 स्टेटमेंट्स, दोनों अपोजिट होगा, जिसको हम बोलते हैं कपलेट। और ये दोनों कंट्रास्ट होंगे, बिल्कुल अपोजिट होंगे, कपलेट। तो एक है स्टेटमेंट 1, दूसरा है स्टेटमेंट 2, और दोनों बिल्कुल कंट्रास्ट होगा। अगर एक प्लस है ना, दूसरा माइनस है, आप ये ध्यान देना। तो इसको हम बोलेंगे लेड, और इसको भी हम बोलेंगे लेड या लीड। तो दो लीड या लेड मिला के एक कपलेट बनाता है। तो दोनों लीड को या लेड को हम कलेक्टिवली बोलते हैं कपलेट। दो है ना, पेयर में है। तो अगर यहाँ लिखा है सेल वॉल प्रेजेंट, तो इधर लिखा होगा सेल वॉल एब्सेंट। तो जो की होता है ना, ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बेसिस पे होता है। तो दोनों स्टेटमेंट को हम कलेक्टिवली बोलते हैं कपलेट, और ईच स्टेटमेंट इन अ कपलेट कॉल्ड लेड। लेड क्या है? ईच स्टेटमेंट इन अ कपलेट कॉल्ड लेड। इंडिविजुअली हम उसको बोलते हैं लेड। दो लेड मिला के एक कपलेट होता है। ऐसे आप देखेंगे जितने भी कैटेगरीज होंगे, जितने भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होंगे ना, सबका अपना अलग अलग पर्सनली, इंडिविजुअली कोई ना कोई की जरूर होता है। ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैज देयर ओन इट्स ओन टैक्सोनॉमिक की। ध्यान देना, सेपरेट कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। आप अगर सोचो एक ही की लेके ना
किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज सब एक ही की से बना दो तो ये पॉसिबल नहीं है। सेपरेट कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और ये जो की जो होता है ये एनालिटिकल नेचर का होता है, एनालिटिकल नेचर। और सेपरेट कीज रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। दो स्टेटमेंट है, दोनों अलग अलग हैं। तो अगर एक स्टेटमेंट आप सेलेक्ट करोगे ना, दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के कंट्रास्ट है, अपोजिट है, जाहिर सी बात है। की के बेसिस पे ना प्लांट और एनिमल का एनालिसिस कर रहे हो, इसलिए बोलते हैं एनालिटिकल नेचर। फ्लोरा भी ना एक टाइप का टैक्सोनॉमिकल एड है, ये प्लांट के लिए यूज होता है, प्लांट के लिए। तो फ्लोरा क्या है, किताब है, बुक है जो कंटेन करता है, कंटेन्स एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन of plant species found in a particular area। फ्लोरा एक बुक है, it contains actual account of habitat and distribution of plant species found in a particular area। It also provide index to plant species of a particular area। मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मान लीजिए वाराणसी है, तो एक किताब होगा फ्लोरा ऑफ वाराणसी। तो अगर आप फ्लोरा ऑफ वाराणसी में देखेंगे तो वाराणसी में जितने भी प्लांट्स हैं उनका इंडेक्स आपको मिल जाएगा, जैसे बुक में इंडेक्स होता है ना, उनका इंडेक्स मिल जाएगा। उनका हैबिटेट क्या है, मतलब कितने प्लांट वाराणसी में कितने प्लांट हैं, उसमें से हैबिटेट उनका कितने टेरेस्ट्रियल हैं, कितने एक्वेटिक हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वाराणसी में दुर्गा कुंड में कितने होंगे, कैंट में कितने होंगे, लंका साइड में कितने होंगे ना, सबका एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पे सारनाथ में कितना होगा वो आपको फ्लोरा में मिल जाएगा। ऐसे मैनुअल है, मैनुअल भी एक टाइप का बुक है, इसमें आप देखेंगे ये रखता है कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट या कंटेन्स कंप्लीट लिस्टिंग एंड descriptions of plant species of a particular area। किसी पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट स्पीसीज है ना, उनका कंप्लीट लिस्टिंग, नाम का लिस्ट होगा, फिर एक एक करके सबका डिस्क्रिप्शन भी दिया होगा। तो इसमें आपको ना उनका प्रॉपर नाम जानना है, नाम, किसी एरिया में जितने भी प्लांट हैं उनका नाम जानना है आपको, ठीक है, नाम जानना है और साथ में सबका डिस्क्रिप्शन भी देखना है ना, तो आपको ये मैनुअल में मिल जाएगा। ऐसे एक है मोनोग्राफ जो होता है, ये भी एक टाइप का किताब है, बुक है, कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट सिंगल टैक्सॉन के बारे में, सिंगल टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है तो आपको मोनोग्राफ में मिल जाएगा। जो मोनोग्राफ है ना, सिंगल टैक्सॉन मतलब कोई पर्टिकुलर फैमिली है, पर्टिकुलर जीनस या स्पीसीज है, उसके बारे में जानकारी लेना है ना, आपको यहाँ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। वो टैक्सॉन कोई प्लांट भी हो सकता है और वो कोई एनिमल भी हो सकता है, ध्यान देना, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही होगा। जैसे मान लीजिए सोलेनेसी फैमिली हो गया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको मोनोग्राफ सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसमें सिर्फ सोलेनेसी, उस पर्टिकुलर सोलेनेसी फैमिली के बारे में ही इंफॉर्मेशन होगा, बस किसी एनिमल के बारे में नहीं होगा। या फिर किसी एनिमल के बारे में जानकारी लेना है, जैसे आपको मान लीजिए
डॉग के बारे में जानकारी लेना, ठीक है, तो कैनिडी फैमिली आप उठाओगे, उस वो टैक्सॉन लोगे, वो मोनोग्राफ लोगे आप, तो सिर्फ एक ही टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन होगा। वो टैक्सॉन प्लांट का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है। तो मोनोग्राफ किसके लिए है? प्लांट और एनिमल दोनों के लिए, लेकिन एक बार में सिर्फ एक के ही लिए होगा। ऐसे ही होता है कैटलॉग। कैटलॉग जो होता है ना, यहाँ पे ये भी एक टाइप का किताब है, बुक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट होगा, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज। ध्यान देना, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट या एनिमल्स होंगे ना, उनके नाम का अल्फाबेटिकल ABC से ऐसे लेकर Z तक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ना उनका नेम का लिस्टिंग होगा प्रॉपर। तो अल्फाबेटिकल शब्द आ गया तो आप समझ लेना कि वो कैटलॉग होगा। ऐसे अगर एक शब्द यूज होता है जर्नल। जर्नल जो होता है ना, इसमें आप देखोगे रिसर्च पेपर होता है। जर्नल एक रिसर्च पेपर है, तो ऑन गोइंग रिसर्च जो चल रहा है, करंट रिसर्च चल रहा है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको जर्नल में मिल जाएगा। जर्नल एक रिसर्च पेपर टाइप का हो गया। तो ये चैप्टर यहीं पे बच्चों खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। हम लोग सेकंड चैप्टर के बारे में बात करते हैं। सेकंड चैप्टर, अगला चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों टू किंगडम सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपको पता है, गिवन बाय कैरोलस लीनियस। इसको कैरोलस लीनियस साहब ने दिया था। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय कैरोलस लीनियस। तो इसमें आप देखिए लीनियस साहब ने क्या किया कि पूरा जो लिविंग वर्ल्ड था, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, उनको इन्होंने दो किंगडम में डिवाइड कर दिया। टू किंगडम्स, दो किंगडम में डिवाइड कर दिया। एक तो किंगडम प्लांटी और दूसरा है किंगडम एनिमलिया। मेन बेसिस क्या था इनके क्लासिफिकेशन का? मेन बेसिस था सेल वॉल, मतलब सेल वॉल है या सेल वॉल नहीं है, इस बेसिस पे। तो प्लांटी में आप देखेंगे सेल वॉल यहाँ पे आप देखेंगे सेल वॉल प्रेजेंट है, और यहाँ पे आप देखेंगे सेल वॉल एब्सेंट है। तो एग्जाम्पल एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, ऐसे ही ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सारे के सारे ना, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियोस्पर्म, ये सारे प्लांटी में आ गए क्योंकि इनमें क्या मौजूद था? सेल वॉल मौजूद था। और यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो प्रोटोजोन्स, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, इन सबको किंगडम एनिमलिया में रखा गया क्योंकि इनमें सेल वॉल क्या था? एब्सेंट था। तो इसी बेसिस पे इनको दो किंगडम में प्लांटी और एनिमलिया में डिवाइड कर दिया गया था। तो बेटा ये जो टू किंगडम सिस्टम था, इसका ड्रॉबैक्स क्या क्या था, लिमिटेशंस क्या क्या था, ड्रॉबैक्स क्या क्या था, हम बात अगर करें ना, बता दें आपको। तो जैसे ये जो टू किंगडम सिस्टम है, ये डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन,
ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, अलग अलग नहीं रख पाता। किसको किसको? प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, इनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। ये यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड्स, ये प्रोटिस्टन्स है। इनको ना नॉट प्लेस्ड इन एनी आइदर ऑफ कैटेगरी, दोनों में से ना किसी भी कैटेगरीज में इनको नहीं रख पाए। तो ये सब इनका ड्रॉबैक था। अब जैसे बैक्टीरिया है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक, अब उसी बैक्टीरिया में एल्गी भी रख दिया तो, और मतलब ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक फंजाई भी रख दिया, तो इनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिफरेंशिएट नहीं किया, उसी में बैक्टीरिया भी रखा है, उसी में ब्रायोफाइटा टेडोफाइटा भी रख दिया है, फंजाई भी रख दिया है। तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट डिफरेंशिएट नहीं करे, ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक नहीं किए, यूनि और मल्टी नहीं किए। फंजाई मोस्टली मल्टीसेलुलर है, ब्रायोफाइटा टेडोफाइटा मल्टीसेलुलर है, हायर प्लांट मल्टीसेलुलर है, उसी में प्रोटिस्टा मोनेरा भी रख दिया, तो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। तो ऐसे ही आप देखेंगे ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे ना, इनको ये समझ ही नहीं पाए कि कहाँ पे रखा जाए, इन सबको डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाए कि हम प्लांटी में रखें कि एनिमलिया में रखें। ऐसे कैरेक्टर्स थे, इनके दोनों में कॉमन टाइप के थे, इनको नहीं रख पाए। तो ये सब इनका ड्रॉबैक था लिनियस साहब का। ऐसे आया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, ये गिवन बाय R.H. विटेकर। इसको R.H. विटेकर ने दिया था 1969 में, गिवन बाय R.H. विटेकर इन 1969, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये मोस्ट फेमस था, मोस्ट एक्सेप्टेबल था, मोस्ट फेमस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था 5 किंगडम। तो अगर आप इसका बेसिस देखें, तो बेसिस में था सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर का मतलब वो सेल प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। सेल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। थैलस या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थैलस या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हो गया बच्चों कि वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब वो ऑटोट्रॉफिक है या फिर हेट्रोट्रॉफिक है, ये हो गया। ऐसे ही आप देखेंगे फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उसका क्या है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हम ले सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर लेंगे कि वो प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक है ना, ये हम बता लेंगे। तो ये सब था, इसका बेसिस था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। तो इसमें अगर जैसे 5 बेसिस है बच्चों, और इसमें अगर सबसे मेन बेसिस की अगर हम बात करें ना, सबसे मेन बेसिस था इसका ये वाला,
ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका सबसे मेन बेसिस था, मेन क्राइटेरिया था, मेन बेसिस था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इन्होंने जैसे फाइव किंगडम सिस्टम इन्होंने रखा था। तो जैसे एक था किंगडम मोनेरा, एक था किंगडम प्रोटिस्टा, एक था किंगडम फंजाई, एक था किंगडम प्लांटी और एक था किंगडम एनिमेलिया। ऐसे 5 किंगडम्स था। तो हम डायग्राम के फॉर्म में अगर एक ऐसे हम आपको दिखा दें तो यहाँ पे हमने लिख दिया फाइलोजेनी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमने यहाँ पे देख लिया। यहाँ हमने लिख दिया किंगडम मोनेरा से आया प्रोटिस्टा, इन्हीं से निकला फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो जैसे हम यहां बात करें सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है, हमने एक ऐसे डॉट लिख दिया सेल स्ट्रक्चर। अब सेल स्ट्रक्चर में वो अगर लाइन के नीचे लिखा है तो यूनिसेल्युलर हमने लिख दिया और डॉट के हमने ऊपर लिख दिया मल्टी सेल्युलर। ऐसे ही हमने यहां पे लिख दिया हेलस या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो यहां पे हमने लिख दिया, सॉरी थोड़ा सा आप यहां पे देखिएगा, सेल स्ट्रक्चर में हमने यहां पे लिख दिया प्रोकैरियोटिक सेल, इधर हमने लिख दिया लाइन के ऊपर यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। हेलस ऑर्गेनाइजेशन में हमने लिख दिया यहां पे नीचे यूनिसेल्युलर और लाइन के जस्ट ऊपर हमने लिख दिया मल्टी सेल्युलर और यहां पे हमने लिख दिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहां पे हमने लिख दिया। तो आप यहां पे देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में और यहां पे हमने लिख दिया उसका इकोलॉजी में क्या रोल है, इकोलॉजिकल रोल क्या है इसका। तो सबसे ऊपर हमने लिखा हुआ है इकोलॉजिकल रोल, इकोलॉजी में उसका क्या फंक्शन है, रोल है, इकोलॉजिकल रोल। तो आप बताइए, मोनेरा है तो सेल स्ट्रक्चर में ये प्रोकैरियोटिक हो गया, ठीक है, प्रोकैरियोटिक हो गया। तो एग्जांपल हम ले लें, बैक्टीरिया हो गया, जितने भी बैक्टीरिया उसमें साइनोबैक्टीरिया, मतलब आप देखेंगे ना बैक्टीरिया में हम डायरेक्टली बोलते हैं, अलग अलग करने की क्या जरूरत है। उसमें यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया सब आ जाएगा ना, मिथानोजेंस, थर्मोस्टोफाइल्स, हेलोफाइल्स। यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, एक्टिनोमाइसिटीज, क्लेमाइडिया, सब कुछ आ जाएगा यू बैक्टीरिया में। आर्की बैक्टीरिया में हेलोफाइल्स, मिथानोजेंस, थर्मोस्टोफाइल्स, ये सब आ गए। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं ना, तो ये सब आ गए। प्रोटिस्टा, तो देखिए बेटा सेल स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में मोनेरंस क्या है, प्रोकैरियोटिक है। और
थाइलस ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पेक्ट में प्रोटिस्टेंस मोनेरंस क्या है? थाइलस ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पेक्ट में आप देखोगे अगर तो ये यूनिसेलुलर है, ध्यान दो। तो सेल स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में ये प्रोकैरियोटिक है, थाइलस ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पेक्ट में ये यूनिसेलुलर है। तो हम बताओ मोनेरा को हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। ध्यान देना, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। यूनिसेलुलर किस रेस्पेक्ट में है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पेक्ट में, और प्रोकैरियोटिक किस रेस्पेक्ट में है? सेल स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में है। और जो प्रोटिस्टन है, प्रोटिस्टन को हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर किस बेसिस पे? सेल थाइलस ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पेक्ट में, और यूकैरियोट किस बेसिस पे? सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो प्रोटिस्टा क्या है अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। मोनेरा क्या है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। तो इसके नीचे, इस लाइन के नीचे जितने भी हैं यूनिसेलुलर हैं, इस लाइन के जितने नीचे हैं प्रोकैरियोटिक हैं। और मोनेरंस सेल स्ट्रक्चर और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा क्या हो जाएगा? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हो जाएगा। तो एग्जांपल अगर हम लें तो आप इसमें देखेंगे, ध्यान देना, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास हो गया, क्लोरेला हो गया, उसके अलावा डाइटम्स है, डाइटम्स क्राइसोफाइट्स में आप पढ़ोगे, डाइटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, यूग्लिना वगैरह, स्लाइम मोल्ड्स, ये सब जो है बेटे ना, ये सब प्रोटिस्टा में आ जाएंगे। बाकी फंजाई प्लांटी एनिमलिया आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तो ये बताइए फंजाई प्लांटी एनिमलिया किस में आ जाएगा? सेल स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में यूकैरियोटिक हो जाएगा, और थाइलस ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पेक्ट में मल्टीसेलुलर हो जाएगा। तो मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ये है, ये तीनों। ये क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, और ये क्या है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर हम देखें तो ये क्या होगा? हेट्रोट्रॉफिक होगा, ये ऑटोट्रॉफिक होगा, ये हेट्रोट्रॉफिक होगा। इकोलॉजिकल रोल अगर हम देखें कि इकोलॉजी में इसका क्या प्रॉपर रोल है, इकोलॉजी में ये किसका काम करेगा, किसका फंक्शन परफॉर्म करेगा? तो इकोलॉजी में ये फंजाई है तो ये डिकम्पोजर का काम करेगा, ये प्लांट है तो प्रोड्यूसर का काम करेगा, एनिमल है तो ये कंज्यूमर का काम करेगा, कंज्यूमर, ये प्रोड्यूसर, ये डिकम्पोजर का काम करेगा। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है, ठीक है, बाकी सब प्रेजेंट है, तभी तो बाकी चारों क्या है? यूकैरियोट है, ये प्रोकैरियोट है। इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें, सेलुलर है, इसमें भी सेलुलर है, सेलुलर का मतलब यूनिसेलुलर, बाकी सब क्या है? मल्टी सेलुलर है। अच्छा, ये जो फंजाई है ना, फंजाई को बोला जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विथ लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान देना, मल्टी सेलुलर विथ लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन फंजाई को बोला जाता है। बाकी अगर आप देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक दोनों आपको मिल जाएगा बैक्टीरिया में। मोनेरंस मतलब बैक्टीरिया हो गया ना, ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक दोनों। ऑटोट्रॉफिक में कीमो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक में पैरासिटिक है, सैप्रोफिटिक है, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और प्रोटिस्टन में ये भी ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक दोनों होते हैं। फंजाई हेट्रोट्रॉफिक है, ये ऑटोट्रॉफिक है, वो हेट्रोट्रॉफिक है। तो अगर आप देखोगे ना, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी आप देखोगे ना, हर एक टाइप का न्यूट्रिशन आपको मोनेरा में मिल जाएगा। बैक्टीरिया में ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन बैक्टीरिया, हर टाइप का आपको न्यूट्रिशन मिल जाएगा बैक्टीरिया में। किंगडम मोनेरा। तो आगे हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म किया जाता है।
तो अगला क्लास जो होगा ना उसमें हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में बात करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से जल्दी से नोट्स पढ़ लीजिएगा और एनसीईआरटी आप रिवाइज करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।